नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम फिर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक ऐसे जानलेवा खतरे पर जो हमारे आसपास घर बना चुका है, लेकिन इससे हम अनजान बने हुए हैं। ये खतरा है खराब आबो हवा का, या दूसरे शब्दों में कहें तो वायु प्रदूषण का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये किस हद तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी सोमवार को भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 334 यानी कि वेरी वेरी पुअर पाया गया है। इसके साथ ही भोपाल वायु प्रदूषण के मामले में देश में 8वें और मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हम इस कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि झीलों और पहाड़ों के शहर की आबो हवा दिनों दिन इतनी खराब क्यों होती जा रही है। एक और हम स्वच्छता के शहर में कीर्तिमान बढ़ाने आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर शहर में दम घुटू वातावरण क्यों पैदा हो रहा है और इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले कुछ ताजा आंकड़े आपको बता देते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सिंगरौली शहर में हवा की सेहत सोमवार को सबसे खराब रही है। दोनों शहरों में हवा की सेहत बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 334 और 325 रिकॉर्ड किया गया है। ये है AQI की बहुत गंभीर श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन कहती है कि जब भी AQI लंबे समय तक 301 से अधिक होता है तो सांस लेने के संबंध में दिक्कतें होने लगती हैं। भोपाल में वायु प्रदूषण सोमवार को दूसरी बार उच्च स्तर पर पहुंच गया है। शाम को 7 बजे हवा की गुणवत्ता बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 334 रिकॉर्ड किया गया है। यह प्रदेश के सभी शहरों में सर्वाधिक है। इससे पहले 11 नवंबर को शहर का AQI 340 तक पहुंच गया था। ये हालात क्यों बन रहे हैं, इस पर गौर करें तो पता चलता है कि शहर में जगह जगह निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। सड़कें खराब है, वाहनों के चलने से धूल फैलती है, पुराने वाहन दौड़ रहे हैं, उनका धुआं सर्वाधिक जहरीला होता है, उसमें कई तरह के हानिकारक भारी कण होते हैं। इसके अलावा ठंड में वायु प्रदूषण बढ़ने की एक वजह यह भी है कि वातावरण में नमी का स्तर बढ़ने से प्रदूषण फैलाने वाले सभी कण भारी हो गए और निचली सतह पर बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण का स्तर का कम करने के लिए सड़कें टिकाऊ बननी चाहिए, निर्माण कार्य कवट करने होंगे, भवन निर्माण का कार्य हरे पर्दे डालकर करना होगा, पेड़ पौधों की नियमित सफाई लेनी चाहिए, वाहनों के प्रदूषण की जांच नियमित हो, खेतों में पराली जलाने से रोका जाए, कचरे में आग लगाने पर भी रोक लगाई जाए। प्रदूषण की और कौन सी वजह हो सकती है और इस पर रोक कैसे लगे, इस पर हम इस कार्यक्रम में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ पर्यावरणविदों की बात आपके सामने रखेंगे। चलिए, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर JP पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि कितना खतरनाक है जो 334 तक भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, वो कितना खतरनाक है। डॉक्टर पालीवाल, देखिए, पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो 350 या 450 अधिकतम विश्व में कहीं पर भी पॉल्यूशन का एयर इंडेक्स, ये एयर पॉल्यूशन इंडेक्स रहता है। हम लगभग उसके नजदीक, उसका 80% तक भोपाल में आज की तारीख में प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं। ये प्रदूषण इंडेक्स सिर्फ इस बात को इंगित करता है कि निश्चित तौर पर हमें कहीं न कहीं अब समझने और संभलने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियों के अंतर्गत हमें काम करने की और हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसे सुधारने की भी आवश्यकता और हमारी प्रत्येक दिन की दिनचर्या और आदतों को भी कहीं न कहीं सुधारने की बहुत जरूरत है। वरना एक तरफ कोविड जैसी बीमारी जिसमें फेफड़ों पर संक्रमण होता है और दूसरी तरफ यदि वायु प्रदूषण होगा तो ऐसी परिस्थिति में कोविड रोगियों और खासकर दमा रोगियों को या उन रोगियों को जिनको सांस की तकलीफ है या किसी अन्य कारण से वो फेफड़े के रोगी या अस्थमा के रोगी हैं, तो ऐसे रोगियों की संख्या अचानक अभी बढ़ी है कोविड के बाद। ऐसी परिस्थिति में यदि हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय यदि ये वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और खासकर उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो कहीं न कहीं सांस की तकलीफ के कारण या सांस के रोगी हैं, उनके लिए तो घातक या जानलेवा तक साबित हो सकता है।
जी, डॉक्टर आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ रहा है, कितना खतरनाक, मतलब खतरनाक आपने बताया, इसके साथ कौन-कौन सी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं? क्योंकि वायु प्रदूषण है, ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीमारियाँ कई तरह की आज के टाइम में, अगर कोरोना को भी लिया जाए तो कोरोना भी काफ़ी जो है एक तरीके से पूरे देश में मंडरा रहा है, विश्व में कोरोना का खतरा छाया हुआ है। अब अगर वहीं वायु प्रदूषण इस तरीके से बढ़ता है, वही सर्दी में जब वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है, तो और कौन-कौन सी बीमारियों से इंसान घिर सकता है? देखिए, सर्दी के मौसम में वैसे भी सांस के रोगियों को सांस की शिकायतें ज्यादा हो जाती है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर, इस वक्त का जिस तरह का वातावरण चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर, हालांकि अभी तो नियंत्रण में आया है, कोरोना के भी प्रभाव रहा है, जिससे सांस के रोगियों की और सांस में तकलीफ वाले रोगियों की कोरोना ठीक होने के बावजूद संख्या में एक जबरदस्त इजाफा हुआ है। तीसरा, यदि वायु प्रदूषण की बात करें तो इन परिस्थितियों में खासकर ब्रोंकाइटिस, गले में जलन, गले में खराश, बार बार गले में मवाद का बनना, गले में थूक का बनना और साथ में लगातार सांस की तकलीफ के कारण जो फेफड़े की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें न्यूमोकोनियोसिस टाइप की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, अस्थमा होता है, और कहीं न कहीं यदि इन सब चीजों को देखें तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके एक प्रॉब्लम और होती है, जिसमें कई बार अचानक सांस की तकलीफ के कारण शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव कम होने के कारण रोगी एक बड़ी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। और ऐसे में यदि रोगी को सही समय पर सरल और सुलभ इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में वायु प्रदूषण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ शासन का ही दायित्व नहीं है, शासन के साथ साथ प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का, समाज का और हमारा प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व बनता है। जब तक शासन, प्रशासन और जनता तीनों साथ मिलकर इस मुद्दे पर एकमत होकर सब अपनी समस्या निजी समस्या नहीं समझेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारे देश में इसका निराकरण होना बहुत मुश्किल लगता है। जी, डॉक्टर आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है खतरा मंडरा रहा है, सबसे ज़्यादा आप घातक किसे मानते हैं? पुराने जो वाहन दौड़ रहे हैं उनसे निकलता धुआं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो खुले में चल रहे हैं उनसे, या फिर जो धुआं होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला है, या घरों में आज भी अगर हम छोटे शहरों में देखा जाए तो आज भी भले उज्ज्वला योजना चल रही हो लेकिन उसके बाद भी आज भी कंधों पर जो है महिलाएं खाना बनाती हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करती, तो सबसे ज्यादा घातक आप किसे मानते हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा यदि परेशानी की बात करेंगे तो वाहनों से निकलने वाला धुआं और सड़क से उड़ने वाली धूल, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। उसके अलावा लोग अपनी खुशियों के लिए अकारण कई बार अनावश्यक जरूरत से ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं। यदि उनको पटाखे फोड़ने से मना करें तो अपने भावनात्मक मुद्दे की बात करते हैं और यही बात करते हैं कि क्या हम ही सुधारने के लिए टोके जाने के लिए बच्चे हैं। ऐसा नहीं है। तो यदि हम देखें तो विकास में कहीं न कहीं यदि सड़कों का धूल उड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, यदि दूसरा बड़ा फैक्टर देखें तो जो स्तरहीन वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उच्च स्तरीय वाहनों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो स्तरहीन वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसमें पुराने वाहन दौड़ रहे हैं, डीजल में कई बार लोग घासलेट डालकर वाहन चलाते हैं, आप देखते हैं बहुत धुआं देते हैं, वो वाहन दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों की संख्या निश्चित तौर पर आवागमन और सड़क की धूल, ये दो बहुत बड़े फैक्टर शहरों में सामने आते हैं। जी, डॉक्टर पालीवाल आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी, पर्यावरणविद भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार पूनम जी, धन्यवाद। जी शैलेंद्र जी, जिस तरीके से भोपाल का जो AQI 334 पहुंच गया है, इतना खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। 11 नवंबर को इससे पहले 340 पहुंचा था और अब एक बार फिर से जो है, अब अगर सरकार इतनी सुविधाएं दे रही, योजनाएं चला रही, वहीं हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। एशिया की जो है सबसे अच्छे शहर माना जाता है राजधानी भोपाल को। अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें, आप AQI इतने स्तर तक पहुंच गए, इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, आज मैंने भी अखबारों में ये समाचार पढ़ा था कि AQI के स्तर का इतना खतरनाक स्तर पर पहुंचा। निश्चित रूप से भोपाल शहर में रहने वालों के लिए चिंता का विषय है। हम सबको भी पढ़ करके लगता है कि इस प्रकार की जो चीज है, कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इस विषय में, चूंकि मैं पर्यावरण के प्रति
कुछ कार्य करता हूँ, उसमें समाज में कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, इसलिए पर्यावरणविद तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन हाँ पर्यावरण के बारे में थोड़ी चिंता करने की स्वभाव है। लेकिन कुछ आपके पैनल पे अगर एक्सपर्ट्स हैं तो मैं थोड़ा सा उनसे एक विषय में जरूर जानना चाहूंगा कि इस विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए पहले ये हमको समझाना आवश्यक है लोगों को कि जो एक्यूआई बढ़ा है आज और जो पहले नवंबर में भी एक बार ये स्तर पहुंचा था, इसके कारण ओकेजनल कारण दिखते हैं अभी, मतलब ये ओकेजनल है। भोपाल में इस स्तर पर पहुंचना ये आज के दिन जो भी हुआ, बारिश हुई 2 दिन से, मौसम में नमी थी ज्यादा, धूल के कण बैठ गए, निचले स्तर पर जम गए, कारण बहुत सारे होते हैं, तो ये ओकेजनल है। लेकिन हवा में जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो तैर रहे हैं, जो आज मौसम के कारण, बारिश के कारण, बादलों के कारण नीचे जम गए और हवा का प्रदूषण का स्तर इन्होंने बढ़ा दिया, ये ओकेजनल अभी हैं, ये भोपाल में कहीं परमानेंट फीचर न बने, इसके लिए लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए, आज इसकी आवश्यकता मुझे दिखती है। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जो लोगों को समझाई ज्यादा जरूरी है कि ये जो ओकेजनल हो रहा है ये परमानेंट फीचर ना बन जाए शहर का, और इसके लिए जरूर चिंता का विषय है। लोगों को इसकी जागरूकता कैसे करनी चाहिए? देखिए, शहर में वाहन का जहां तक प्रश्न है वो तो अब कम नहीं होंगे, दिन पर दिन बढ़ेंगे ही, बढ़ने वाले हैं। जहां तक धूल का प्रश्न है, कंस्ट्रक्शन के काम, ये सब चीजें आप इन पे नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि ये होना है, विकास के काम है, चलेंगे। और इनके अतिरिक्त इनको ठीक करने के लिए किस प्रकार के प्लांट्स लगाना है, किस प्रकार का, कितने 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना प्लांटेशन शहर में होना चाहिए, इसको लेकर के कोई मूवमेंट चलाया जाए, इस तरह के काम करना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन जिन परिस्थितियों की बात आपने कही शैलेंद्र जी, वो परिस्थितियां सभी जगह हैं, फिर भोपाल में ही क्यों इतना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है? नहीं, देखिए, ये मौसम मैंने कहा ना ओकेजनल है। कल जो भी हुआ है मैं ऐसा समझता हूँ कि ओकेजनल है। ये जिस तरह का बारिश हुई, जिस तरह के बादल हुए, जिस तरह से चीजें हुई, उससे पार्टिकल्स अभी नीचे की सतह पर जमा रहे जिस समय पर ये इंडेक्स की बात आई है। इस कारण से ये कल की जो परसों नरसों की बारिश के कारण से ये चीज है, ये ओके। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई, इसका मतलब ये है कि डर की बात नहीं, डर की बात है। ये ओकेजन जो है ये परमानेंट ना हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं आगे चल करके। जी, चलिए शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी है। अब हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी, कितना सहमत हैं आप इनकी बात से? देखिए, मैं आपकी बात से लगभग तार्किक रूप से तो पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित तौर पर यदि हम आज की परिस्थिति की बात करें तो ये सही है कि आज जो चीज यदा कदा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो वो चीज सर्वदा हो जाए, हमेशा हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने बोला है कि निर्माण कार्य जो होना है वो होना है ना, मानता हूँ निर्माण कार्य होना है, लेकिन शासन यदि निर्माण कार्य के स्थान पर यदि कार्य करने की पद्धति में बदलाव और उस पर लगाम लगाए तो इसे समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु कम जरूर किया जा सकता। दूसरा, यदि सड़कों का रखरखाव अच्छा रहे, उसमें डालने वाली जो मिट्टी वगैरह होती है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, और साथ में सड़कों के किनारे कई बार मिट्टी डालकर उसका समतलीकरण नहीं किया जाता है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो परिस्थितियां कहीं न कहीं रखरखाव की व्यवस्थाएं शासन की ओर से यदि सुधरती हैं, सड़कों की व्यवस्थाएं सुधरती हैं, सड़कों का स्तर सुधरता है, सड़कों की सफाई नियमित होती है, और साथ ही लोगों को भी जागरूकता का परिचय देते हुए कहीं पर भी कचरा, धूल, मिट्टी, हम कई बार देखते हैं कि लोग अपना घर साफ करते हैं, झाड़ू लगाने के बाद वो कचरा, धूल घर का बाहर कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों को उदाहरण के तौर पर यदि एक घर से 2 किलो कचरा भी गलत तरीके से फेंका गया, तो भोपाल में भी 20,000 मकान है, तो आप कल्पना करें 40,000 किलो कचरा यदि सड़क पर प्रत्येक दिन आएगा 2 किलो के हिसाब से, तो कहाँ जाएगा? वही सब छोटे छोटे कारण इन सब परिस्थितियों के निर्माण के मैं समझता हूँ कि जनक होते हैं। इन निर्माण के जनक को जिस तरह शासन प्रशासन के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इस चीज को लड़ा जा सकता है, इस चीज को बदला जा सकता है, सख्ती में कानून और दूसरा जागरूकता, दोनों जागरूकता लोगों में है। मैं समझता हूँ कि यदि भोपाल शहर की हम शैक्षणिक गुणवत्ता की बात करें तो शैक्षणिक गुणवत्ता में बहुत सुधार, जागरूकता जरूर है, लेकिन पालन नहीं करते। उसका पालन कहीं न कहीं अनुशासन, सख्ती और
यदि पेनाल्टी भी लगाई जाए तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। हम देखते हैं कि पीयूसी के लिए कई गाड़ियां भोपाल शहर में सड़कों पर खड़ी होती हैं, लेकिन आज एक सघन चेकिंग अभियान गाड़ियों की पीयूसी को लेकर करवा लिया जाए तो कम से कम 60% गाड़ियों में पीयूसी सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ हम कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूकता की जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन लोग जागरूक हैं परंतु पालन नहीं करते, मैं ये मानता हूं। किसी हद तक ऐसे लोगों की संख्या बहुत है और निश्चित तौर पर शासन की ओर से कहीं ना कहीं रखरखाव सुधरे, परिस्थितियां सुधरे, प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक विकास को यदि हम पर्यावरण से जोड़कर उसकी योजना बनाएं तो इसका मैं समझता हूं कि योजना के समय ही इसका निराकरण करें तो उसके जब क्रियान्वयन के समय फिर निराकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पालीवाल जी, हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से जो है आप एक जिम्मेदार नेता भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो क्या आप सरकार से सिफारिश करेंगे कि कोई क्राइटेरिया तय किया जाए जो पुराने वाहन दौड़ रहे हैं उसको लेकर, या फिर जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि योजनाएं पहले भी कई चलाई गई हैं लेकिन वो जो है कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके डॉक्टर पालीवाल साहब ने भी जो कहा है, निश्चित रूप से वाहनों के विषय में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए और शासन को इसमें सख्ती बरतना चाहिए, प्रशासन को। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि देखिए नियम तो है, हम सब जानते नियम है। जैसे पीयूसी की बात करी डॉक्टर साहब ने, नियम है कि किस वाहन से क्या होना चाहिए, कितना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। भारत 4, भारत 5 वो जो मानक है वो मानक वाहनों के साथ होने चाहिए। उन मानकों पर वाहन चलने चाहिए। जो ज्यादा धुआं छोड़ते हैं उनको सड़क पर नहीं होना चाहिए। ये नियम है इनके नियमों को तोड़ने वालों के लिए पेनल्टी का भी प्रावधान है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि नियम, हमारे यहाँ तो अंग्रेजों के समय के बहुत से कानून अभी तक चल रहे हैं, खासकर पर्यावरण के मामले में भी, लेकिन उन कानूनों को पालन नागरिक करे, इसकी जागरूकता, और जो पालन नहीं करता उसके प्रति सख्ती, इसके लिए प्रशासन और शासन की तरफ से एक निश्चित कार्य योजना, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है। और ये दोनों चीजें इस मामले में, प्रदूषण के मामले में बहुत सख्ती से और जल्दी होना चाहिए। इसमें कोई कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मेरा इसमें और एडिशन कहना है, जो मैं बात कह रहा था कि शासन प्रशासन पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि समाज की तरफ से लगातार एक प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पालीवाल साहब मेरी बात से सहमत होंगे। ये राजनीति के ऊपर उठ करके अगर कहीं समाज प्रेशर बनाता है लगातार किसी चर्चाओं पर, तो प्रशासन पर, शासन पर कुछ चीजों में सख्ती करने का वो प्रभाव पड़ता है जो कि निर्णायक होता है। हमको यहाँ पर शहर के लिए, खासकर भोपाल के लिए अब समय आ गया है कि ये जो ऑकेजनल पोल्यूशन की हमारी चीजें हो रही हैं ये परमानेंट न बने। इसको रोकने के लिए ये ऐसा समय है जब समाज को, शासन प्रशासन पर ये दबाव बनाना पड़ेगा कि हम इस शहर का 100 बाई 100 मीटर या कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के पैचेस सैटेलाइट से मैपिंग करके वहां की हम प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट सेंसस करें, वो प्लांट सेंसस को पब्लिश करें और वो पब्लिश करके वो जनगणना, पौधों की जनगणना, पेड़ों की जनगणना इस शहर की हो और उसको मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान यहाँ के नगर निगम, यहाँ की अथॉरिटीज और शासन को बनाना चाहिए। ये मेरा विचार है, ये होना चाहिए। मैं अपने स्तर पर तो शासन में इसकी बात करता ही हूँ, करूंगा, लेकिन ये समाज के दबाव के बिना नहीं होगा क्योंकि इसमें भागीदारिता समाज की लगेगी। लोग स्वयं पेड़ काटते और फिर कहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। अपना घर बनाने के लिए या अपने बगीचे को साफ करने के लिए स्वयं करते हैं, अपने फार्म हाउस में स्वयं ये चीजें करते हैं। ये सेंसस हो, वो प्रकाशित हो, पब्लिक हो और उसके बाद उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो ओनर है उसकी हो। ये काम इस शहर में करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो प्रमुख लोगों को आगे आकर के पूरे शहर में एक अभियान चलाना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, यानी कि ये कहा जा सकता है, सख्ती की आपने यहाँ पर बात कही, ज़रूरी 2 आवश्यकताओं की बात आपने जिस तरीके से की, तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन की, उस जैसी कड़ी गाइडलाइन की यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता महसूस की जा रही है? नहीं, मैंने कहा देखिए, आप नियम सब जगह, दिल्ली हो या भोपाल हो,
वो केंद्रीय कानून है इन सब मामलों में ना, इसलिए नियम तो हैं। और दिल्ली में सख्ती क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थितियां बरसों कैसी रही हैं, अभी भी क्या है हम सब जानते हैं। दिल्ली से मैं कंपेयर नहीं करता, मैं तो अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ की प्लांट पॉपुलेशन, यहाँ का प्लांट सेंसस, इसके बारे में लोग आगे आए, जनता आगे आए। और यहाँ के हमारे भोपाल शहर बहुत हरा भरा शहर अभी भी है, अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो कि मेंटेन की जा सकती हैं। हम पेड़ों को अगर किन्हीं कारणों से कहीं काटना भी पड़ रहा है तो दूसरी बहुत सी जगह है जहाँ पर कि हम उसको प्लांटेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, शैलेंद्र जी, मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी दुर्गेश जी, आपको नहीं लगता जिस तरह की स्थिति परिस्थिति भोपाल में बन रही है, AQI जो इंडेक्स पहुंचा है 334 तक, बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती इस मामले में आगे आए और कोई कदम उठाए? बिल्कुल, विपक्ष अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करता है। जब विपक्ष हर स्तर पर इस बात को आगाह करता है सरकार को भी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर और पर्टिकुलर राजधानी के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के चारों ओर और राजधानी के आसपास काफी जंगल हैं जो प्रतिदिन कट रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान जी को रीवा, सागर, जबलपुर इधर उधर तो दिखाई दे रहा है, वहां पर कह रहे हैं कि साहब हम किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण या किसी तरह का कोई भूमाफिया इनको नहीं पनपने देंगे। पर भोपाल के चारों ओर जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, भोपाल राजधानी के अंदर जिस तरीके से मल्टी स्टोरीज बनाने के लिए या रोज नए प्रोजेक्ट लाने के साथ साथ जो पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके कारण दुर्भाग्य है भोपाल राजधानी आज प्रदूषण से ग्रस्त है और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। सरकार को आगाह होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जो प्लांट कट रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ लग जाएं, पर लगना तो छोड़िए, जो पेड़ काट रहे हैं उनका विस्थापन के नाम पर भी करोड़ों खर्च हो रहे हैं, पर विस्थापन के बाद भी पेड़ बच रहा है या नहीं बच रहा है इसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरीके से जो है, जब कोई इशू, बड़ा इशू होता है, विपक्ष की तरफ से जरूर कोई ना कोई बयान सामने आता है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों चुप्पी साधे बैठा है? क्यों किसी तरीके का बयान नहीं आ रहा है? इतना निष्क्रिय क्यों है विपक्ष? ये आपको दिखाई दे रहा हो निष्क्रिय विपक्ष। विपक्ष तो अपनी तरफ से हर जगह अपना बयान भी दे रहा है और सदन के अंदर हम सवाल भी उठाते हैं, पर दिक्कत ये है कि सरकार ना सदन में ना कहीं भी अपने जवाब देने को तैयार नहीं है। आज सदन में तो सदन चलने नहीं देते हैं। सदन में 900 से ज्यादा क्वेश्चन लगे, उसमें कई जो है पेड़ों पे और प्रदूषण और जो जंगल कट रहे हैं उन पे सवाल लगे थे, पर कोई सरकार उनका जवाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए सदन भी नहीं चलने देती। तो ये स्थितियां तो मध्य प्रदेश की हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और जो चलिए, जो आपने सवाल उठाया है उसके लिए हम शैलेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, पर्यावरणविद होने के साथ साथ एक बीजेपी नेता भी हैं, तो शैलेंद्र जी किस तरीके से आप जो है, जो दुर्गेश जी ने बात कही है कि विपक्ष तो सवाल उठाता है लेकिन सरकार में सुनवाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दुर्गेश जी बाद में जुड़े, उसके पहले जो मैं बात कह रहा था, मैं अपनी बात को फिर दोबारा से दोहराऊंगा। इस मुद्दे पर मैंने आपसे पहले कहा, ये मुद्दे पर राजनीति करने को विपक्ष और पक्ष और सरकार और विरोधी दल ये सब किया जा सकता है, इसको करने से कोई विषय नहीं है। ये ऐसा विषय नहीं है पर्यावरण का या प्रदूषण का जो एक दिन में खड़ा होता हो या एक साल में खड़ा होता हो। ये कई सालों की हमारी जो लापरवाहियां होती हैं समाज की, उन लापरवाहियों से प्रदूषण की चीजें खड़ी होती हैं। और इसमें कई बार सरकारें इस पक्ष की भी रही, उस पक्ष की भी रही, इसलिए मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से देख ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपसे जो बात कही थी, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, भोपाल शहर के जिम्मेदार नागरिक यहाँ पैदा होने के बाद, यहाँ का नागरिक होने के नाते मेरा जो दायित्व है शहर के लिए, उसमें मेरी मांग है, डिमांड है, और ये मैं अपने शासन के स्तर पर तो कर ही रहा हूँ। लेकिन समाज, पक्ष, विपक्ष जो भी मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं वो जुड़े। मैं तो कह रहा हूँ इस शहर के 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के सैटेलाइट से मैपिंग के द्वारा उसके अंदर जो आज की तारीख में प्लांट्स हैं उनका सेंसस किया जाए, उनको एयरमार्क किया जाए, उन सेंसस को, उसके बाद उसका जो भी ओनर है उस जगह का, उस प्लांट का, उस ओनर की जिम्मेदारी तय की जाए कि ये प्लांट यहाँ से हटना नहीं चाहिए, और हटता है अगर तो उसकी जगह पर क्या किया जाएगा, उसका एक्शन प्लान होना चाहिए। ये चीजें मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात होनी चाहिए शहर के लिए, लेकिन इसमें समाज की भूमिका है, क्योंकि सरकारें तो आनी जानी, पक्ष विपक्ष बदलते रहते हैं। परमानेंट होने के लिए इसमें समाज को एक तरह से खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर्यावरण का मुद्दा समाज का मुद्दा है, ये सरकारों का मुद्दा नहीं है। सरकारें तो इसमें जो कुछ करती हैं वो
करती रहेंगी वो अपनी जगह है। नियम मैंने कहा अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, हमारे जंगल के कानून, हमारे पर्यावरण के कानून सब कुछ बने हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बनी हुई है, लेकिन नियम का पालन किसको करना है? समाज को। कराना किसको है? प्रशासन को। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, दुर्गेश जी से भी जान लेते हैं। दुर्गेश जी, आगामी समय में निकाय चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कांग्रेस इसको किस तरह से जो है इस मामले में क्या अगली कार्रवाई करेगी, क्या कदम उठाएगी, क्या एजेंडा होगा? पहले तो मैं भाई साहब बोल रहे थे तो मैं उनका जवाब दे दूं जी। 15 वर्ष और एक ये 16 वर्ष, 16 वर्ष में मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है, जिसमें 14 से 15 वर्ष के लिए एक ही मुख्यमंत्री रहे। यदि एक पार्टी की सरकार हो और एक ही मुख्यमंत्री हो, रोज मुख्यमंत्री भी यदि 5 साल में नहीं बदले हो, तो इतना बड़ा समय, एक बहुत बड़ा समय होता है अच्छे निर्णय और सकारात्मकता के संग काम करने का। शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल में रहते हुए मध्य प्रदेश और भोपाल के क्या हालात हुए हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं। जो बात हो रही है कि जनता को पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल जनता अवेयर है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर सरकारी क्वार्टर से लेकर प्राइवेट क्वार्टर पूरे न्यू मार्केट क्षेत्र में बने हुए थे, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे वहां से विस्थापित किए गए। वहां के रहवासियों ने जो उसमें प्लांट्स लगाए थे, उसकी यदि तादाद और संख्या और उनकी क्वालिटी और उनकी कितने बड़े बड़े प्लांट थे, कोई आर्टिफिशियल और या ऐसा प्लांट नहीं था जो उपयोगी नहीं हो। यहाँ पर पीपल के प्लांट थे, नीम के प्लांट थे, आम के थे, अमरूद के थे, बड़े बड़े पेड़ थे। अरे पेड़ आज काट के स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पूरी तरह से बर्बाद कर दी है भोपाल की राजधानी की हरियाली। किसने करा? स्मार्ट सिटी कौन बना रहा है? कोई प्राइवेट आदमी बना रहा है? ये सरकारी संस्था बना रही है। क्यों नहीं उन पेड़ों को बचाते हुए कॉलोनी बताई जा रही? चलिए दुर्गेश जी, शुक्रिया आप दोनों का। शैलेंद्र जी, दुर्गेश जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 तक पहुंच गया है, काफ़ी खतरनाक स्तर तक पहुंचा है ये, और ऐसे में जो है लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार को भी जो है इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर मुद्दे पर राजनीति होती है, यहाँ विपक्ष की तरफ से भी चुप्पी साधी जाती है। सरकार हालांकि योजनाएं चला रही है, कई योजनाएं, कई सुविधाएं दे रही है। स्मार्ट सिटी भोपाल जो है बन रहा है, मेट्रो यहाँ पर आने वाली है, कई तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वो काफ़ी खतरनाक स्तर पर है। इंसान को स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन वही हमें नहीं मिल रही है। तो सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं जो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब बात अगर ज़मीनी धरातल की आती है तो कई योजनाएं जो है यहाँ पर फेल साबित होती हैं। चलिए फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी।